हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ट्यूबरकुलोसिस डिजीज को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए हैं जो हम देख लेते हैं। अगर हम 2020 ईयर को कंपैरिजन करें तो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर जो ट्यूबरकुलोसिस के जो केसेज हैं उनमें 1.3 मिलियन केसेज की संख्या कम आई है। इसका मेन रीजन ये है कि कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसका आउटब्रेक होने की वजह से जो अदर डिजीज है उनका डिटेक्शन ही नहीं हो पाया, और जब डिटेक्शन नहीं हुआ तो केसेज की संख्या तो कम ही आएगी। लेकिन पता कहाँ से चलता है? पता चलता है कि डेथ कितनी हुई। तो टीबी की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो डेथ है वो ना सिर्फ इंडिया में, ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसमें ट्यूबरकुलोसिस की वजह से डेथ की संख्या वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इंडिया की अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया में ग्लोबली लेवल पर जितना ड्रॉप देखने को मिला 2020 में टीबी के केसेज में, उसमें 41% जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया का ही है। ओके, सबसे हाईएस्ट, सभी नेशन में सबसे हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया का है। डेथ की अगर हम बात करें तो 2019 से अगर हम कंपेरिजन करें तो टीबी की वजह से जो डेथ हुई है उनमें 13% हाइक देखने को मिला है। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के बारे में बता रखा है कि ट्रीटमेंट पर कौन कंट्री कितना रुपए, कितना पैसा खर्च किया जाता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो सबसे कम खर्च करती है। सभी कंट्रीज से अगर हम कंपैरिजन करें ना तो इंडिया जो है वो बहुत कम खर्च करती है टीबी ड्रग्स के ऊपर। ओके, तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके बारे में बता रखा है कि कोविड की वजह से जो अदर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी क्या इफेक्ट देखने को मिला। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज होती है, इन्फेक्टियस डिजीज है। इसकी वजह से हमारे जो मेजरली जो हमारे लंग्स हैं वो इफेक्ट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग्स के ऊपर ही ये इफेक्ट डालती है, हमारी बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, एक बहुत ही एंशियंट डिजीज है। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में इसको सर्च किया गया, इसके बारे में पता लगाया गया। लगभग 3000 BC पहले इजिप्ट में भी ये एग्जिस्ट करती थी, ऐसे कुछ प्रूफ मिले हैं। ओके, इसका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? एक पर्सन जो इन्फेक्टेड है ट्यूबरकुलोसिस से, अगर वो स्नीच करता है तो एयर के थ्रू जो अदर पर्सन है वो भी इससे इफेक्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ द हिंदू के फ्रंट पेज से, ये जो आर्टिकल है वो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हैवी रेन देखने को मिली, उसकी बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। ये सेकंड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो वैक्सीनेशन को लेकर के है कि हमारे इंडिया की 30.4% जो पॉपुलेशन है, इंडिया की एडल्ट पॉपुलेशन, उसने दोनों डोज कोविड की वैक्सीन की दोनों डोज को गेन कर लिया है। लेकिन अभी भी हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी बची हुई है जिन्होंने कोविड की दोनों डोज अवेल नहीं करवा पाई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अमरिंदर सिंह को लेकर के। अमरिंदर सिंह जो पहले पंजाब के सीएम थे, कांग्रेस पार्टी से वो पंजाब के सीएम थे, लेकिन बाद में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और अब उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर बीजेपी फार्मर्स का जो इशू है उसको रिजोल्व कर लेती है तो वो नई पार्टी बनाएंगे और अलायंस बनाएंगे, किसके साथ में? बीजेपी के साथ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जम्मू एंड कश्मीर में एक तरीके से एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि वहाँ पर जो भी लेबरर्स हैं और जो भी अदर स्टेट से हैं, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी से, तो उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। और इसी की वजह से ये जो पिक्चर देख करके आपको लग रहा होगा कि कोविड के टाइम में भी इसी तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे, मतलब अपने जो खुद का पर्सनल जगह है, पर्सनल प्लेस है, पर्सनल विलेज है, पर्सनल एरिया है, वहाँ पर इसी तरीके से माइग्रेशन कर रहे थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ जो आर्टिकल है एक इशू है, इस इशू में ये पता चलता है कि कैंडी जायंट मार्स रिंगले कुछ एक तरीके से चावल मंगवाते हैं जिसमें कुछ पार्टिसिपेशन जो है वो हमारे इंडिया के चावल का भी होता है। अब ये जो राइस फ्लोर है इसका यूज़ किया जाता है, बाद में जब वो उसकी इंस्पेक्शन करते हैं तो उनको पता चलता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस फ्लोर है वो भी इसमें यूज़ किया गया है। अब उनको पता चलता है कि हमने तो इंडिया से भी मंगवाया था। अब वो आरोप लगा देते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं कि ये तो ओरिजिन इसका तो इंडिया से ही जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस है वो आया है। इंडिया जो है, अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया से टॉप बायर्स की बात करते हैं नीदरलैंड, रशिया, इटली,
बेल्जियम एंड जर्मनी, ये वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो फाइनेंशियल ईयर 21 में हमने हाईएस्ट वैल्यू का इंडिया ने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है राइस को लेकर के। हमारी मिनिस्ट्री ने वैसे अपनी तरफ से बोल भी दिया है कि हम कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस जो है वो इंडिया में ग्रो नहीं करते हैं। अब इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि ये इस तरीके के जो एलिगेशन लगाए गए ना, वो हमारे इंडिया के जो भी ट्रेड है, जो भी कॉमर्स है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। बहुत सारे हमारे जो रिलेशंस हैं वो उसको इफेक्ट करेंगे। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में जो हमने एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी थी उसको इफेक्ट करेंगे। ओके, तो ये अच्छे से इसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए कि किस तरीके से, कहाँ से ओरिजिन हुआ, किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस है वो यहाँ पर आया, और उससे पता चल सके कि किस तरीके से जो इंडिया के ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं वो गलत है। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होता क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ये होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके आप राइस के जो जीन हैं उनमें कुछ चेंज कर दो। अब चेंज करने से क्या होगा कि इस तरीके के जो क्रॉप होती है ना, उसमें बहुत चीज़ों को लेकर के रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब जल्दी से उनको कोई भी जो पेस्टिसाइड है वो उनके ऊपर इफेक्ट, मतलब कुछ भी जल्दी से जो वर्म होते हैं वो उनको इफेक्ट नहीं करेंगे। जो भी क्रॉप है वो जल्दी से किसी की वजह से भी इफेक्ट नहीं होगी। ओके, इस तरीके से इसको रेजिस्टेंट बना दिया जाता है उस क्रॉप को। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। नुकसान होने का कारण ये है कि मान लो हमारी जो फूड चेन है, फूड चेन में जो एक मतलब जो कंज्यूमर होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड चेन में। तो कुछ वर्म होते हैं जो राइस के ऊपर या फिर किसी अदर क्रॉप के ऊपर डिपेंड करते होंगे। जब आपने रेजिस्टेंट बना दिया तो जो वो वर्म है जो स्पेसिफिकली फोकस करते थे, स्पेसिफिकली डिपेंड करते थे उस क्रॉप के ऊपर, वो कहाँ पर जाएंगे, वो कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? तो फूड चेन में उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। अब जब फूड चेन में उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, जो फूड वेब है वो इफेक्ट होगा। इससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी इफेक्ट होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी क्रॉप्स हैं उनके ऊपर बैन लगाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बोला है कि आने वाले जो इलेक्शन होंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वहां पर उनकी जो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होंगे वो वीमेन होंगी। 40% कांग्रेस जो कैंडिडेट हैं वो वीमेन होंगी। ये ऐसा उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये जो पिक्चर आपको दिख रही होगी ये विमल पटेल है। विमल पटेल जो हमारे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, हमारा पार्लियामेंट और उसके आसपास के एरिया को दोबारा से रीडेवलपमेंट करने का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अब इनको हायर किया है क्योंकि वहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो 3 एरिया में 3 सिटी ऐसी डेवलप करेगी जहाँ पर, जिसमें अमरावती, कर्नूल और इसके अलावा एक अदर एरिया और है। यहाँ पर देखिए अमरावती हो गया, अमरावती में वो असेंबली बिल्डिंग्स बनाएंगे। आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कर्नूल में एस्टेब्लिश करेंगे। और एक सिटी और है, उसका नाम मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, अगर आपको ध्यान है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा, मतलब अलग अलग एरिया में। एक जगह वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगे, एक जगह अपना हाई कोर्ट बनाएंगे, एक जगह अदर जो चीज़ें हैं वो एस्टेब्लिश करेंगे। इससे क्या होगा, 3 सिटीज़ भी डेवलप होंगी, एक सिटी के ऊपर जो बर्डन है वो क्रिएट नहीं होगा। और उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए विमल जालान तो आरबीआई के गवर्नर रहे हुए हैं, विमल पटेल को उन्होंने हायर किया है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो विमल पटेल हैं वो साबरमती आश्रम गुजरात में जो रीडेवलपमेंट उसका किया जा रहा है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से, ये जो आर्टिकल है वो बांग्लादेश को लेकर के है। बांग्लादेश में अभी हमने देखा कि हिंदू कम्युनिटी के ऊपर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने को मिले। कारण ये था कि एक तरीके से सोशल मीडिया पर एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि कुछ लोगों ने कुरान जो एक होली बुक है मुस्लिम कम्युनिटी की, उसका एक तरीके से उसकी मतलब जो भी होलीनेस है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की है। इस तरीके की सोशल मीडिया पे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। उसी का नतीजा रिजल्ट ये देखने को मिला कि वहाँ पर बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के जो टेम्पल्स हैं उनके ऊपर अटैक होते हैं। और इसी का रिजल्ट रहा कि जब नवरात्रि सेलिब्रेशन किया जाता था उस समय भी अटैक होता है और अटैक होने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। अब यूनाइटेड नेशन ने ये बोला है, इसके साथ में यूएस, इंडिया, इन्होंने भी इस इंसिडेंट को कंडेम किया है। इसकी वजह से उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो भी माइनॉरिटी में जो लोग हैं उसको, हिंदू माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट करना इस कंट्री का काम है। अब देखो ये चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं
हालांकि प्रेजेंट टाइम में आप मान लीजिए कि इफेक्ट हो रही हैं, लेकिन हमारे इंडिया ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था 2019 में, उससे भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि हमारे रीजनल एरिया में आती हैं। उनको पता है कि हमारे यहाँ से जो भी माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको इंडिया चाहता है कि वो लोग यहाँ पर आएँ। तो एक तरीके से ये जो भी प्रॉब्लम है वो उससे भी रिलेट हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर विजय शंकर, वो इजराइल की विजिट पर गई। हालांकि हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है उनको एक तरीके से बनाने के लिए लास्ट 30 ईयर से हम रेगुलर कोशिश कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हम साइन कर सकें। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ, लेकिन वहाँ पर वर्चुअल मीटिंग भी हुई यूएई के साथ में और यूएस के साथ में, मतलब 4 कंट्रीज ने मिल करके अपनी वर्चुअल मीटिंग भी की। तो यहाँ पर ये अटकलें लगाई जाती हैं, ये दिमाग में सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई दूसरा क्वेड ग्रुप बन जाए जो वेस्टर्न एशिया वाला रीजन और जो वेस्टर्न पॉलिसी है उसको इफेक्ट करे। हालांकि इंडिया चाहता है कि हमारे जो वेस्टर्न एशिया वाला जो रीजन है उसके साथ में रिलेशन अच्छे हो, क्योंकि इजराइल जो है बहुत सारे वेपन सेंड करता है। एनर्जी के मामले में अगर हम देखें तो यूएई के ऊपर भी हम अच्छी खासा डिपेंड करते हैं, लेकिन इंडिया प्रेजेंट टाइम में ईरान के साथ में भी जो अपने रिलेशन है वो बनाए रखना चाहता है। अब्राहम जो अकॉर्ड्स हुए, अब्राहम अकॉर्ड क्या होते हैं? इस अकॉर्ड के तहत यूएस जो है उसने मीडिएशन का रोल प्ले किया था। इजराइल, बहरीन और यूएई ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि उस समय ईरान जब अपनी पावर एम्पावर करने की कोशिश कर रहा था तो ये सारे कंट्रीज मिलकर के उसको काउंटर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान में जो इशू चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए हमें ईरान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्पेसिफिकली इंडिया की तरफ से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नहीं आया है कि इस तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि ये चारों जो कंट्रीज़ हैं वो मिल करके एक ऐसा ग्रुप बना ले जो ईस्टर्न पार्ट इंडो पैसिफिक वाले रीजन के लिए क्वेड ग्रुप है। तो इस एरिया को भी स्पेसिफिक डिसाइड किया जाए नई क्वेड ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से, यहाँ पर आर्टिकल LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के है। चाइनीज़ जो भी वहाँ की आर्मी है उनकी पेट्रोलिंग हल्की सी स्लाइटली अगर हम देखें तो ईस्टर्न पार्ट को इफेक्ट कर रही है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के बना रहे हैं, जिसमें हमारे इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में कोशिश की है कि तिब्बत जो कल्चर है उसे अवेयर करवाया जाएगा हमारी आर्मी को। इसके अलावा जो अनमेंड व्हीकल है, मतलब एक तरीके से ड्रोन है, उसका यूज़ किया जाएगा इस एरिया में। अनमेंड एरियल व्हीकल का यूज़ किया जाएगा सर्विलेंस को लेकर के, ताकि जो भी एक्सपेंड करने की चाइना यहाँ पर कोशिश कर रहा है उसके ऊपर हम ध्यान रख सकें और हमारे रडार के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखो अगर इसी तरीके से चाइना अपने आप को एक्सपेंड करता रहा तो जो हमारे डिसंगेजमेंट प्रोसीजर चल रहा है उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। इसी तरीके से अगर अदर कंट्रीज़ की जो भी लाइन है, जो भी बॉर्डर है उसमें एनक्रोच होती रही तो जो भी रिलेशन है वो कभी मेंटेन ही नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अफगानिस्तान को लेकर के है। पहले आप अफगानिस्तान का मैप देखिए, यहाँ पर एक लैंड लॉक कंट्री के रूप में अफगानिस्तान एग्जिस्ट करता है और ये रशिया है और यहाँ पर इंडिया है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जितना इंडिया इफेक्ट हो रहा है अफगानिस्तान में प्रेजेंट टाइम में, जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट है, जिस तरीके की भी वहाँ पर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, उसकी वजह से जितना इंडिया इफेक्ट हो रहा है सेम तरीके से रशिया भी इफेक्ट हो रहा है। अब कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें आप इंटरनल सिक्योरिटी को ले लीजिए, इसके अलावा जो टेररिज्म है उसको ले लीजिए, या फिर आप जो ड्रग्स का प्रेजेंट टाइम में ट्रेड देखने को मिल रहा है उसको देख लीजिए। इनस्टेबिलिटी, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म थ्रेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ना सिर्फ सेंट्रल एशिया को वाइब्रेट कर रही हैं, रेडिएट कर रही हैं, इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही हैं, सेम तरीके से इंडिया को भी इफेक्ट कर रही हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में NSA नेशन सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग होगी दिल्ली में नवंबर में, और इसमें चाइना और पाकिस्तान के जो भी NSA है नेशन सिक्योरिटी एडवाइजर है उनको भी इनवाइट किया जाएगा, ताकि जो अफगानिस्तान इशू है उसको बैठ करके जो भी रीजनल कंट्रीज हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से, यहाँ पर भी जो हमने एडिटोरियल पेज पर जो डिस्कस किया उसी को लेकर के आर्टिकल है कि इंडिया, इजराइल, UAE एंड US जो है वो क्वेड फोरम को लॉन्च करेंगे। हालांकि जो UAE जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ना सिर्फ एनर्जी लेवल पर देख लीजिए, बल्कि अगर आप देखो कि पाकिस्तान के साथ में जो हमारे रिलेशन है उनको मेंटेन करने में भी
जो लंबे समय से जो हमारी बॉर्डर वाला रीजन है, रेड क्लिफ लाइन जो है, वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से पीस वाला इशू, पीस जो एक मेजर इशू है उसको बनाए रखने में यूएई ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसको एक मीडिएशन का काम किया यूएई ने। तो इंडिया के रिलेशन इन कंट्रीज़ के साथ में वैसे अगर सिंपली तरीके से देखा जाए तो सही है, लेकिन ईरान को इफेक्ट करके इंडिया जो है इस तरीके का कोई भी क्वेड फॉर्म जो नहीं बनाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इंडिया को ईरान की ज़्यादा नीड है, क्योंकि अफगानिस्तान वाला जो इशू है इंडिया ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेव करने के लिए ईरान के साथ में हमारी जो रिलेशन है वो बेहतरीन होने चाहिए। इसके साथ में जो सेंट्रल एशिया तक जो हमारी पहुँच है, जो रीच है, वो भी अफगानिस्तान के थ्रू होकर ही जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है, यहाँ पर यूनिसेफ ने अपनी तरफ से कुछ क्लियर किया है। यूनिसेफ ने बोला है कि लास्ट 7 ईयर्स का अगर हम कंक्लूजन देखें तो जो यमन कंट्री है वहाँ पर 10,000 चिल्ड्रन को मार दिया गया है। मतलब जो अटैक होते रहते हैं उसकी वजह से 10,000 चिल्ड्रन जो है वो मारे गए हैं। ये कंट्री में मतलब यमन जो कंट्री है उसमें यूनिसेफ का एक मिशन है, और इस मिशन के बाद में उन्होंने ये कंक्लूजन दिया है। द यमन कन्फ्लिक्ट हैड जस्ट हिट अनदर सेमफुल माइलस्टोन, 10,000 चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड ऑन मेम सिंस फाइटिंग स्टार्टेड इन मार्च 2015। यमन की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर देखो, ये जो वेस्ट एशिया वाला जो रीजन है वहाँ पर यमन एग्जिस्ट करता है, और ये ओमान और सऊदी अरेबिया के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर रेड सी है और ये है गल्फ ऑफ एडन। यहाँ पर बाब अल मंडब स्ट्रेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिए, देखो अफगानिस्तान में पहले यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे अब उनको हटा दिया गया है, और उनकी जो जगह है वो थॉमस वेस्ट को दी जाएगी। ही विल बी रिप्लेस्ड बाय डेप्यूटी थॉमस वेस्ट। पहले जालमी खलीजात थे, ये ब्लिंकेन जो वहाँ के एक तरीके से सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पर जो साउथ कोरिया है उन्होंने नॉर्थ कोरिया को लेकर के बोला है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है साउथ कोरिया की तरफ। ओके, तो एक तरीके से अगर आप ओवरऑल जो फॉरेन पेज है उसको अगर आप व्यू करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर एरिया में जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके बीच में रेगुलर कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इजराइल में आप देख लीजिए कि इजराइल जेरूसलम वाला जो रीजन है उसमें मेजर इफेक्ट है फिलिस्तीन वाले रीजन को लेकर के। यहाँ पर अगर आप देखोगे वेस्ट एशिया में या फिर ईस्ट एशिया में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, यहाँ पर ये वाला जो रीजन अभी हमने देखा कि यमन और सऊदी अरेबिया के बीच में रेगुलर कन्फ्लिक्ट है, तो ये सब कुछ, और अभी हमने इंडिया और चाइना की जो रिलेशन है वो भी बॉर्डर इशू देखने को मिले। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट होने चाहिए, और उन एग्रीमेंट के ऊपर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीमेंट हो गए उनके ऊपर रिलाई नहीं करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट पहली बार हो रही है, उससे पहले भी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जब तक नहीं निकले तब तक उनका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।